ये सब जानकर, ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि वरदान कल्पना को चीट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे वैदेही पर आता है कि ये कैसी लड़की है जो एक शादीशुदा इंसान के साथ रह रही है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो पूरा गुस्से से भर जाता है। नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। पता नहीं वरदान भाई को क्या हो गया, वो तो ऐसे नहीं थे। यह सब जरूर इसी लड़की का किया धरा है। इसी ने वरदान भाई को फंसाया होगा, शायद पैसों के लिए। पर अब नहीं, मैं इस लड़की को वरदान भाई से दूर करके रहूँगा। मैं कल्पना की ज़िंदगी खराब नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर इस लड़की के मुंह पर पैसे मारता हूँ। ये कहते हुए वो वरदान के घर जाने के लिए निकल जाता है। वरदान उस वक्त घर पर नहीं था। वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और वैदेही घर पर अकेली थी। अभी तक उसने वरदान को ये बात नहीं बताई थी कि वो कुछ ही दिनों में यह घर छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो रही है, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने वरदान को ये सब बताया तो वो परेशान हो जाएगा, उसे कहीं नहीं जाने देगा। और अगर इंडिया जाने के लिए राजी हुआ तब भी वो उसके टच में रहेगा, एक दोस्त की तरह उसकी केयर करेगा। हो सकता है वो उसको नया घर लेकर दे दे, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। महज 3-4 दिन बचे थे उसका कोर्स कंप्लीट होने में। उसके हाथ में डिग्री आने वाली थी और उसके बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। समझा लिया था उसने अपने मन को, अपने दिल को, कि वरदान का साथ उसके नसीब में नहीं है। वो उसकी दोस्त बनकर तो ताउम्र रह सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वरदान की कल सुबह की फ्लाइट थी और जाने से पहले वो अपने सारे काम खत्म कर देना चाहता था। और वैदेही के पास सिर्फ आज की रात थी, जी भरकर वरदान से बातें करने के लिए, अपनी कुछ नई यादें संजोने के लिए। इस वक्त वो उसकी पसंद का खाना बना रही थी। ठीक उसी वक्त गुस्से से भरा हुआ अरमान अंदर आता है। भाई भाई पुकारता हुआ वो अंदर आ रहा था। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि वरदान के घर में कोई उसे पुकारने आया हो या कोई उसे पूछने आया हो। यह वैदेही के लिए बहुत हैरानी की बात थी। वो अपने हाथों को साफ करते हुए किचन से बाहर आती है और अरमान को देखकर, जी वो तो नहीं है, पर आप कौन? अरमान उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। गुलाबी कलर का सूट, लंबे बालों को बेपरवाही से यूं ही बांध रखा था उसने, जिससे चेहरे पर कुछ लटें आ रही थी। आंखों में हल्का सा काजल लगाया हुआ था और बाकी वो बिल्कुल सिंपल। उसका गोरा रंग दूध जैसा चमक रहा था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। पर अरमान, जो कि गुस्से से भरा बैठा था और वैदेही को मन ही मन गलत समझ रहा था, वो उसे देखते हुए मन में, शक्ल से तो कितनी भोली लगती है और हरकतें कितनी घटिया हैं इसकी। इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। आप कौन सी बच्ची हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये कहता हुआ अरमान उसकी तरफ बढ़ जाता है और एक झटके से उसके बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए, देखने में तो अच्छे घर की लगती हो, संस्कारी लगती हो, और हरकतें इतनी घटिया। छी! उसे ये भी होश नहीं था कि वो गुस्से में क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। और तो और उसने वैदेही की बाजू को कितनी जोर से पकड़ रखा है और उसे कितना दर्द हो रहा है, इसका जरा भी एहसास नहीं था उसको। वहीं वैदेही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी बाजू छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान की पकड़ उस पर कसती जा रही थी और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वैदेही छटपटाते हुए, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। और यह क्या बदतमीजी है? अरमान गुस्से से, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। पैसों के लिए कर रही हो ना तुम ये सब? बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए तुम्हें वरदान भाई की जिंदगी से बाहर जाने के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें एक शादीशुदा इंसान के साथ रहते हुए? कितनी गिरी हुई और घटिया लड़की हो तुम। तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए क्या क्या नहीं करती। जब बदेई ने उसके मुंह से वरदान भाई सुना तो वो समझ गई कि यह अरमान है और उसे गलत समझ रहा है। वो एकदम से उसे खुद से दूर धकेलते हुए, बकवास बंद करो अपनी। जो जी में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर अरमान को कोई होश नहीं था। वो वापस उसके पास जाता है और एकदम उसका मुंह दबाते हुए, बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रही हो। अंधा हूँ या मुझे दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर क्या चल रहा है? क्यों वरदान भाई बार बार लंदन आते हैं? इस घर में मेरी दोस्त कल्पना को होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तुम कब्जा जमाए बैठी हो। तुम उन दोनों के बीच आ रही हो। तुम्हारी वजह से उन दोनों का रिश्ता सही नहीं हो रहा है। बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसों में बिकी हो तुम? एक रात का कितना लेती हो तुम? यह सुनने की देर थी कि वैदेही एक जोरदार चांटा मार देती है उसके गाल पर। यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी बह जाते हैं
आज से पहले उसे कभी इतना गुस्सा नहीं आया था, पर अरमान भी कुछ कम नहीं था। वो गुस्से से उसे देखता है और उल्टा एक थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए, ज्यादा सती सावित्री होने का नाटक मेरे सामने तो मत करो। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। इससे पहले कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ बुलाकर तुम्हारा जुलूस निकलवा दूँ, अभी के अभी मेरे भाई के घर से निकलो। यह कहता हुआ वो अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकालता है और वैदेही के मुंह पर मारते हुए, कम है तो और दूं। वैदेही अपने गाल पर हाथ रखते हुए अपने आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है और वो नोटों की गड्डी वापस उसके मुंह पर मारते हुए, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी जो तुम मुझे खरीद सको। इतना कहकर वो गुस्से से भरी हुई अपने कमरे में जाती है और मात्र 10 मिनट में अपना सूटकेस लेकर बाहर आती है। अरमान अभी भी वहीं खड़ा था। वैदेही उसे गुस्से से देखते हुए घर से बाहर निकल जाती है और वरदान के वापस आने से पहले ही वहां से चली जाती है। उधर वरदान जो अपनी एक मीटिंग में था, लेकिन वो अपनी एक ज़रूरी फाइल इंडिया में ही भूल आया था और इस वक्त वो फाइल उसके स्टडी रूम में पड़ी थी, जिसकी अब उसे मीटिंग में ज़रूरत थी। मीटिंग से वो ये बहाना करके बाहर निकला कि वो अपनी फाइल लंदन वाले घर में भूल गया है और मात्र 10 मिनट में फाइल लेकर आ रहा है। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकलता है और फटाफट से कल्पना को फ़ोन करता है, इस उम्मीद से कि शायद कल्पना उसका फ़ोन उठा ले और वो उससे फाइल में लिखी डिटेल मांग सके। पर कल्पना जानबूझकर उसका फ़ोन नहीं उठाती है, जो कि वरदान बहुत अच्छे से समझ रहा था। लेकिन इस वक्त उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, जो उसे बार बार कल्पना को फ़ोन करना पड़ रहा था। एक बार, दो बार, 4 बार, 8 बार, लगभग 10 बार वो उसे फ़ोन कर चुका था, लेकिन कल्पना ने एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। वो तो वैसे भी कोई ऐसा मौका, कोई भी एक ऐसा बहाना ढूंढ रही थी जिससे वरदान को गुस्सा आए और फिर उसे उससे झगड़ा करने का मौका मिले। कल्पना भी तो आजमा रही थी उसको। वो तो जानबूझकर वरदान को परेशान कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ यह देखने के लिए कि आखिर कब तक यह सब्र करेगा, कब तक अच्छा होने का नाटक करेगा। कभी ना कभी तो उसका असली चेहरा बाहर आएगा। अब कल्पना को क्या पता था कि वरदान कोई नाटक नहीं कर रहा है, कोई दिखावा नहीं कर रहा। वो सच में ऐसा ही था जैसा वो उसके सामने रहता था। वो कल्पना को फ़ोन लगाते हुए गाड़ी में बैठता है और फिर अपने लंदन वाले घर की तरफ निकल जाता है। अब हुआ ये कि जैसी वैदेही वहां से निकली, ठीक उस वक्त वरदान की गाड़ी बंगले के अंदर इंटर हुई, लेकिन उसने वैदेही को जाते हुए नहीं देखा और ना ही वैदेही को वरदान के आने का पता चला। वो तो वैसे ही अपनी फाइल में उलझा हुआ था। ऊपर से कल्पना उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। तभी वरदान उस लड़की को फ़ोन करता है जिसे उसने कल्पना के लिए नौकरी पर रखा था। कल्पना इस वक्त अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है और वो लड़की अपना फ़ोन लेकर कल्पना के सामने आती है, जो कि स्पीकर पर रखा हुआ था। वो लड़की कल्पना से रिक्वेस्ट करते हुए, मैम वरदान सर आपसे 2 मिनट फ़ोन पर बात करना चाहते हैं। कोई बहुत ज़रूरी काम है, आप प्लीज़ उनसे बात कर लीजिए। वो अपना फ़ोन उसके सामने करते हुए बोलती है। कल्पना घूरकर उसकी तरफ देखते हुए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। वरदान बीच में ही, प्लीज़ कल्पना प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुनो, बहुत ज़रूरी काम है। जैसे ही वरदान बोलना शुरू करता है, तभी वो लड़की अपना फ़ोन टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। वरदान आगे बोलते हुए, स्टडी रूम में एक मेरी बहुत ज़रूरी फाइल रह गई है, तुम प्लीज़। वो कल्पना बीच में ही बेहद गुस्से से, अगर मुझे तुमसे बात करनी होती है या तुम्हारी कोई हेल्प करनी होती तो मैं अपने फ़ोन पर ही तुमसे बात कर लेती। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में। क्यों मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हो? मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा या तुम्हारी फाइल का। दो टूक शब्दों में कल्पना अपनी बात कहती है और फिर चुप हो जाती है। वरदान एक गहरी सांस लेते हुए, ओके फाइन, सॉरी, बेवजह तुम्हें तकलीफ दे दी। वो फ़ोन पर बात करता हुआ ही घर के अंदर आ रहा था। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो उसकी नज़रें जाती हैं सामने खड़े अरमान पर। वो फ़ोन अपने कान से हटा लेता है, लेकिन काटना भूल जाता है और अरमान को देखते हुए, तुम? हाँ मैं। कल्पना जो उसका फ़ोन कट करने वाली है, तभी उसके कान में अरमान की आवाज़ पड़ती है। वो एकदम से चौंक जाती है। वो मन में, ये तो अरमान की आवाज़ है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? वरदान अरमान के पास आते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर उसकी नज़रें चारों तरफ दौड़ती हैं, जो कि वैदेही को ढूंढ रही थी। अरमान उसकी नज़रों का पीछा करते हुए
उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए। जिसको आपकी नज़रें ढूंढ रही हैं ना, वो यहाँ पर नहीं है। वरदान असमंजस से मतलब। अरमान तो पहले ही गुस्से से भरा बैठा था। एक बार वो अपना गुस्सा वैदेही पर निकाल चुका था और अब दूसरी बार वरदान पर निकालने वाला था। वो गुस्से से वरदान पर चिल्लाते हुए, ज़्यादा बनिए मत, मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी नज़र किसको तलाश कर रही है। उसकी अजीब अजीब बातें सुनकर वरदान को भी गुस्सा आने लगा था। वो एकदम से उस पर चिल्लाते हुए, जो कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। उधर कल्पना फोन पर दोनों की बातचीत सुन रही थी। तो सुनिए साफ साफ, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मुझे लगा कि आप गुस्से वाले हैं, जिद्दी हैं। फिर बचपन में जो आपके साथ हुआ, उसके बाद आपका ऐसा कठोर और पत्थर दिल होना स्वाभाविक है। लेकिन आपने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। यह सुनकर वरदान को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए, क्या बकवास है, क्या किया है मैंने ऐसा? अरमान गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, शादीशुदा होते हुए यहाँ आप किसी दूसरी लड़की के साथ रह रहे हैं? ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है? शर्म नहीं आई आपको कल्पना को धोखा देते हुए? पहले तो आपने धोखे के साथ उससे शादी की, उसे मजबूर किया और अब अपने मजे के लिए यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ। छी, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप ऐसे हो सकते हैं। यह सुनते ही वरदान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके साथ साथ कल्पना की भी। अरमान की बातें सुनकर, अरमान का गुस्सा देखकर वरदान समझ गया था इसने वैदेही को देख लिया है और सब कुछ गलत समझ लिया है और वैदेही को भी जरूर बहुत बुरा भला कहा होगा। तभी उसे वैदेही की चिंता होती है और वो उसे पुकारता हुआ पूरे घर में तलाश करने लगता है। वैदेही वैदेही, वो उसे आवाज लगाता है। अरमान एकदम से, वो यहाँ नहीं है, निकाल चुका हूँ मैं उसे घर से, वो भी धक्के मारकर, और वो इसी के लायक थी। उस जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतनी घटिया लड़की है वो, जो शादीशुदा इंसान के साथ रह रही है। अरमान जो जी में आ रहा था बोले जा रहा था, लेकिन वरदान वरदान की आंखों के सामने तो भैदेही का चीरा घूम रहा था, क्योंकि उसकी हालत उसे अच्छे से पता थी कि पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, ये सब सोचते हुए, ये तुमने क्या किया अरमान? मेरे वापस आने तक रुक नहीं सकते थे तुम? वरदान मुझसे सवाल करता है। बदले में अरमान, क्यों, आपको बड़ी चिंता हो रही है उसकी? कभी कल्पना के बारे में सोचा है? कभी उसकी इतनी चिंता की है आपने जितनी उस घटिया लड़की की है आपको? इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, उससे पहले वरदान बीच में ही उसे डांटते हुए, खबरदार अरमान, खबरदार, जो वैदेही के बारे में किसी भी घटिया शब्द का इस्तेमाल किया तो वो सिर्फ मेरी दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो उसे सच बताते हुए बोलता है, लेकिन अरमान तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो एकदम से, दोस्त है तो दोस्त की तरह अपने घर में रहे, यहाँ क्यों रह रही है आपके साथ, वो भी पिछले कई महीनों से? कल्पना जो सारी बातें सुन रही थी और सारी बात सुनकर उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वो फोन वहीं कट करते हुए, थैंक यू सो मच अरमान, थैंक यू सो मच। आज तुमने दूर होते हुए भी अपनी दोस्ती निभा दी, मुझे इस वरदान से छुटकारा दिलाने का रास्ता दिखा दिया। वो किसी भी लड़की के साथ रहे, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसे इंसान से जिससे मैं अपना कुछ नहीं मानती। वो तो जो मर्जी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुमने मुझे एक रास्ता ज़रूर दे दिया है इस नर्क से छुटकारा पाने का। सो मिस्टर वरदान ओबराय, इस बार तुम्हारे वापस आने का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। अब आएगा मज़ा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मिस्टर। मन ही मन कुछ सोचते हुए वो बेसब्री से वरदान के वापस आने का इंतज़ार करने लगती है। उधर अरमान और वरदान में अब भी बहस चालू थी। अरमान उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वरदान उसे समझा समझा कर थक गया था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। उसने जो देखा है, जो समझा, वो सब गलत समझा। साथ के साथ वो वैदेही को फ़ोन भी कर रहा था, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। वैदेही के लिए वरदान की इतनी चिंता देखकर अरमान का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो एकदम से उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए, बंद कीजिए उस लड़की को फ़ोन करना। वैसे आपको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? लगती क्या है वो आपकी? और अगर आपको उसी से रिश्ता रखना है, तो फिर आपने कल्पना की ज़िंदगी खराब क्यों की? उससे ज़बरदस्ती शादी क्यों की? उसे मुझसे दूर। बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो जाता है। जितने गुस्से से वो बोल रहा था,
इस बार वरदान भी उतने ही गुस्से से। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने एक लड़की को इतनी रात को घर से बाहर निकाल दिया है अरमान, बिना यह सोचे समझे कि वो इतनी रात को कहाँ जाएगी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है अरमान। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, वो भी कॉलेज टाइम से। उसके माँ पापा की मौत हो चुकी है। धोखे से उसके भाई ने उसको इंडिया से यहाँ बुलाया और अपने फायदे के लिए वो उसका इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन जब वैदेही ने इस बात का विरोध किया तो उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया। उसी वक्त मैं किसी काम से लंदन आया था। उस वक्त वो मुझे यहाँ मिली थी। मैं सिर्फ दोस्त होने के नाते उसकी हेल्प करने पर वही कर रहा था। वो यहाँ पर रहकर सिर्फ अपना कोर्स पूरा कर रही थी। अपना कोर्स पूरा होने का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद शायद वो खुद यहाँ से चली जाती, और नहीं भी जाती तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सही हूँ, वो सही है। वैदेही बिल्कुल सही है, पर तुम्हारी सोच ही गलत है। गुस्से में वरदान उसे सारी सच्चाई बताता है, लेकिन अरमान को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता। वो एकदम से, मुझे आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उसे मैं भूल नहीं सकता, और मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, क्योंकि मुझे तकलीफ हुई है ये देखकर कि आप मेरी दोस्त के साथ धोखा कर रहे हैं। जब आप उसे अपना कुछ मानते ही नहीं हैं तो क्यों आपने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया? क्यों आपने एक साथ दो दो जिंदगियां खराब कर दी? आपको एहसास नहीं है ये सब देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना। लेकिन मैंने किया है प्यार भी, और दोस्ती भी, और मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। मेरी दोस्त के साथ अगर कुछ भी गलत किया ना मिस्टर बरदान ओबराय, तो आप मेरा वो रूप देखेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगा। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। बरदान एक बार फिर अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले तो उसे वैदेही की चिंता थी, क्योंकि वो जानता था कि उसका इंडिया में कोई नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं है तो वो कहाँ जाएगी। एक बार फिर वो उसे कॉल करता है। इस बार रिंग जा रही थी, लेकिन वैदेही फ़ोन नहीं उठाती। प्लीज़ वैदेही, पिकअप द फ़ोन प्लीज़, वरदान खुद से बोलते हुए फिर से उसे फ़ोन करता है। लेकिन इस बार भी निराशा ही उसके हाथ लगती है। अगले ही पल वैदेही का मैसेज उसके फ़ोन पर आता है कि वो ठीक है और उसकी चिंता करने की उसको ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना वरदान, गुड बाय। बस इसके बाद वो उसे ब्लॉक कर देती है। जानता था वरदान की वैदेही को अपना स्वाभिमान कितना प्यारा है। वो अरमान के गुस्से को भी जानता था कि पता नहीं अरमान ने गुस्से में उसे क्या क्या कह दिया होगा, तभी उसने इतना बड़ा फैसला लिया है। वरना वैदेही उसे कभी बिना बताए नहीं जाती। पर अब जो हो गया है उसे वो बदल नहीं सकता था। और उसकी मीटिंग भी स्पॉइल हो गई थी, क्योंकि उसके पास फाइल ही नहीं थी। तो वहां जाकर करता क्या? नई प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए कम से कम 5 या 6 घंटे तो चाहिए थे। इसलिए वो सबसे माफ़ी मांगता है और मीटिंग को कल का रखने का तय करता है, और खुद लग जाता है अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए। आधी रात तक वो अपना काम करता रहता है। नींद तो उसे वैसे भी नहीं आती थी, लेकिन एक बात थी जो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि कल्पना उससे इतनी नफरत करती है कि उसके साथ फ़ोन पर बात तक नहीं की थी उसने। और वो ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि वो ये सब क्यों कर रही है, क्यों वो जानबूझकर उसको तंग करती है। पर वरदान को भी अपनी गलती भी उसको पता थी, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। खैर, रात गुजर जाती है और सुबह होती है। वरदान रेडी होकर जल्दी जल्दी मीटिंग करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे आज ही इंडिया वापस जाना था। अब यहाँ पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा तो वैसे कल्पना को भी नहीं लग रहा था। उससे भी कहाँ इंतजार हो रहा था वरदान के वापस आने का। उसके लिए तो एक एक पल एक एक सदी के समान गुजर रहा था। यह वक्त वो कैसे गुजार रही थी ये तो बस वही जानती थी। बस उसे इस बात की खुशी थी कि वरदान की जिंदगी से निकलने का रास्ता उसे मिल गया है। जहाँ वरदान, कल्पना, अरमान, वैदेही चारों उलझे हुए थे, वहीं गौरव और पूर्वी एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। पहले उनकी आंखों से बातें हुई, सिर्फ बातें फ़ोन तक पहुंची, और फिर कुछ मुलाकातें हुई। गौरव जितना पूर्वी को जानता जा रहा था उतना ही उससे जुड़ता जा रहा था। उसकी सिंपलिसिटी, उसकी सादगी भा गई थी उसको। और कहीं ना कहीं गौरव का व्यवहार, उसका साफ दिल, उसकी साफ गोई वाली बातें पूर्वी को भी भा गई थी। दोनों के दिल मिलने लगे थे,
दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर इन दोनों की ये बढ़ती नज़दीकियाँ पूर्वी की माँ लता को कितनी पसंद आएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर वरदान ने अपनी मीटिंग खत्म कर ली थी और अब वो वापस इंडिया जाने के लिए निकल गया था। उधर कल्पना ने भी सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। बस कुछ घंटे और, फिर तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। बेहद नफरत से वो ये सब बोल रही थी। जहाँ वरदान इंडिया के लिए निकल गया था, वही अरमान अभी वहीं था। खैर, किसी तरह दिन गुजरता है और रात होती है। देर रात को वरदान वापस आता है। ना उसे अपने खाने का होश था और ना ही अपनी सेहत का, और उसके पास कोई था भी नहीं जो उसका ख्याल रख सके। वो हमेशा की तरह सीधा अपने कमरे में जाता है। उसे तो यह था, इतनी रात हो गई है तो कल्पना अब तक सो गई होगी, पर वो तो उसका इंतजार कर रही थी। उसे कहाँ सब्र हो रहा था। उसे तो आज़ादी चाहिए थी इस रिश्ते से। वरदान जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो नजरें जाती हैं कल्पना पर, जो कि सोफे पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं। एक पल के लिए दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, पर अगले ही पल अपनी अपनी नजरें फेर लेते हैं। वरदान कुछ बोले बिना स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन पीछे से कल्पना बेहद गुस्से से, तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे यह मुझे नहीं पता था, कल्पना एकदम से बोलती है। उसकी बात सुनकर वरदान के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो हैरानी से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। कल्पना अपने दोनों हाथ बांधते हुए, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है तुम्हें और ना ही अनजान बनने की जरूरत है। सब पता चल गया है मुझे कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। ये बार बार हफ्ते में 2-3 बार लंदन जाना सब समझ में आ गया है मुझे। यह सुनते ही वरदान समझ गया है कि कल्पना क्या बात कर रही है, और लेकिन साथ के साथ उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि कल्पना को यह सब अरमान ने बताया है। वरदान बेहद आराम से, देखो तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। कल्पना बीच में ही अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। इनफैक्ट अब जाकर तो मैं सही समझी हूँ। तुम घटिया और बदतमीज तो पहले से थे, लेकिन इतने हाई लेवल के थे कि मुझे नहीं पता था। पहले मुझसे ज़बरदस्ती शादी करते हो, दुनिया के सामने अपनी पत्नी होने का दिखावा करते हो, शानदार पार्टी देते हो और अपनी रातें रंगीन करने के लिए लंदन जाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो और भी ज़्यादा गुस्से से बोलती है। यह सुनने की देर थी कि वरदान का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ सूटकेस वहीं पटकता है और एकदम से कल्पना के पास जाकर उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए, बकवास बंद करो अपनी और सोच समझ कर बोलो कि तुम क्या बोल रही हो। अगर मुझे इतना ही रातें रंगीन करने का शौक होता तो तुम भी बुरी नहीं हो। वरदान भी गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है। कल्पना तो कब से इसी मौके की तलाश में थी कि वो कब से वरदान को उकसा रही थी कि कैसे भी करके वो उस पर गुस्सा करे, उसे झगड़ा करे, और अब वो मौका उसे मिल गया था। इतना तो जान गई थी वो कि वरदान को गुस्से में कोई होश नहीं रहता है और इसी बात का वो फायदा उठाने वाली थी। वो एकदम से उसके दोनों हाथ अपने कंधे से झटकते हुए, बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। क्या हुआ, सच सुना नहीं जा रहा? बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें? पहले तो तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे पापा की जिंदगी को दांव पर लगा दिया, और उसके बाद तुम अच्छे होने का नाटक करते हो कि तुम्हें मेरी पसंद नापसंद की कदर है। दुनिया के सामने ये नाटक करते हो कि तुम अपनी पत्नी को कितना खुश रखते हो, लेकिन अकेले बंद कमरे में अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ बिस्तर पर। छी, शर्म नहीं आई तुम्हें यह सब करते हुए? कितने घटिया हो तुम। और तुमसे भी कहीं ज्यादा घटिया है वो लड़की जो तुम्हारे साथ हम बिस्तर होती है, ये जानते हुए कि तुम शादीशुदा हो। अब वरदान से सुना नहीं जा रहा था। वो एकदम से, बस बस, बहुत बकवास कर चुकी हो तुम। वैदेही के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी और सच्ची दोस्त है, इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। कल्पना टेढ़ा मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो बिना किसी रिश्ते के वो कई महीनों से तुम्हारे साथ लंदन में रह रही है, रंगरलियां मना रही है, और वो सच्ची है। ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं पता है ना तुम्हें? वरदान ने एकदम से, कल्पना, पर कल्पना कहाँ चुप रहने वाली थी। वो आगे बोलते हुए, अगर इतनी पसंद थी तुम्हें वो लड़की, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? कल्पना एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है। बदले में वरदान उसकी बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ उस परिवार से बदला लेने के लिए
मैंने तुमसे शादी की है, इससे ज़्यादा मेरा कोई और मकसद नहीं था। अगर मेरा मकसद तुम्हें तंग करने का होता या तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का होता ना, तो अब तक तुम्हारा क्या हाल होता, यह तुम सोच भी नहीं सकती। कल्पना एकदम से उसका हाथ झटकते हुए, कौन सा परिवार, कौन सा बदला, कौन सी घटिया बातें कर रहे हो तुम? अपने इस घटिया से बदले के लिए तुमने ये सब किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे परिवार के साथ ऐसा किया। वैसे तो तुम बहुत बनते हो दुनिया की नज़रों में कि वरदान अपनी माँ से बेहद प्यार करता है, उन्हें भगवान की तरह पूजता है, कितना महान है। लेकिन असलियत क्या है, यह सिर्फ मैं जानती हूँ। वैसे तो हर वक्त अपनी माँ के गुण गाते हो और हरकतें ऐसी, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें, यही सिखाया है। आई एम श्योर कि जैसे घटिया तुम हो, वैसी घटिया तुम्हारी माँ भी होगी। कल्पना को यह एहसास नहीं था कि उसने गुस्से में क्या बोल दिया है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था वरदान, लेकिन अपनी माँ का अपमान नहीं। इस माँ के लिए तो आज तक वो अकेला रह रहा है। इसी माँ के मान सम्मान के लिए तो उसने यह सब किया, और आज कल्पना ने उसी का अपमान कर दिया। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं था उसे। कल्पना, वो एकदम से चिल्ला पड़ता है और अगले ही पल एक चांटा कल्पना के मुंह पर पड़ता है। वरदान ने इतनी जोर से मारा था कि कल्पना का चेहरा दूसरी तरफ हो गया था। यहाँ तक कि वरदान की उंगलियों के निशान भी उसके गाल पर छप गए थे। पर वो तो चाहती ही यही थी कि ऐसा ही कुछ हो, ये झगड़ा इतना विशाल रूप ले कि नौबत हाथ उठाने तक आ जाए। और वही हुआ। हाँ, पर वो वरदान की माँ के बारे में ये सब नहीं कहना चाहती थी। वो गुस्से में बोल गई। जानबूझकर नहीं बोला था उसने, पर नहीं बोलना चाहिए था उसे ऐसा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। कुसुम वरदान के लिए क्या है, वो कितना मानता है उसे, सब कुछ बर्दाश्त था उसे, पर कोई उसकी माँ के बारे में कुछ कहे, यह उसे बर्दाश्त नहीं था। कल्पना उसे जितना मर्जी उल्टा सीधा कह लेती, उसे जितना मर्जी कोस लेती, वो बुरा नहीं मानता। लेकिन जो उसने उसकी माँ के बारे में कह दिया ना, ये नहीं करना था उसको। यही बर्दाश्त नहीं हो रहा था वरदान को। अच्छे से जानता था वरदान की कल्पना क्या करने की कोशिश कर रही है, और यह बात वो शादी के अगले दिन ही समझ गया था, जब कल्पना ने अपनी हरकतें शुरू की थी कि वो इस रिश्ते से आज़ादी चाहती है, इसलिए जानबूझकर वो सब कर रही है जिससे वरदान को तकलीफ हो, उसकी रेपुटेशन पर बात आए। लेकिन वरदान ने कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल्पना इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, उससे आज़ादी पाने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएगी, यह नहीं सोचा था उसने। कल्पना अपने गाल पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखती है। बदले में वरदान बेहद गुस्से से उसके दोनों कंधे पकड़ते हुए, क्या चाहती हो? उसका सवाल सुनकर कल्पना एकदम से चौंक जाती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं किस लिए ये सब कर रही हूँ। ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें जो करना था मुझसे कह लेती, लेकिन मेरी माँ के बारे में गलत बोलकर तुमने बहुत गलत किया है। क्या चाहती हो बोलो? वरदान बेहद गुस्से से चिल्लाता है, इतने गुस्से से कि एक पल के लिए तो कल्पना भी सहम जाती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद पर काबू पाती है और बेफिक्र होकर वरदान की आंखों में देखते हुए, आज़ादी चाहती हूँ इस रिश्ते से, हमेशा हमेशा के लिए। आज़ादी इस नरक से, तुमसे, तुम्हारी इस मनहूस शक्ल से, जो मुझे ना चाहते हुए भी हर रोज़ देखनी पड़ती है। वरदान ने एकदम से उसके दोनों कंधे झटकते हुए, ठीक है, दी तुम्हें आज़ादी हमेशा हमेशा के लिए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। डाइवोर्स पेपर तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। बेहद गुस्से से बोलता है वरदान, और फिर वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस वक्त उसे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकता था, शायद उसको नुकसान भी पहुँचा सकता था। इसलिए उसने वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। वरदान गुस्से से आगे बढ़ रहा था, और साथ के साथ कल्पना के कहे शब्द उसके दिल और दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। जैसे घटिया तुम हो, ऐसी घटिया तुम्हारी माँ भी होंगी। जैसे जैसे उसे ये शब्द याद आ रहे थे, वैसे वैसे खून खौल रहा था उसका। वो किचन के पास बने एक छोटे से कमरे में जाता है, जहाँ पर शराब की बोतलें रखी थी। वो एक बोतल उठाता है और सीधा अपने होठों से लगाकर गट गट करके पीने लगता है। आधी शराब उसके अंदर जा रही थी और आधी उसके कपड़ों पर गिर रही थी। उसके बाद वो एक और बोतल उठाता है और फिर से पीने लगता है। लेकिन उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही थी, वो तो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। किसी ने उसकी माँ के बारे में इतना कुछ कह दिया
और वो उसे यूं ही छोड़कर आ गया। कल्पना की जगह कोई और होता तो जान से मार देता वो उसको। एकदम से उसे कल्पना पर हाथ उठाना याद आ जाता है कि वो कुछ नहीं करना चाहता था। उसे उस वक्त खुद पर भी बेहद गुस्सा आता है। इतना गुस्सा कि शराब की बोतल वो अपने हाथ में ही फोड़ देता है, जिससे पूरा कांच उसके हाथ में लग गया था। उसका पूरा हाथ खून से भर जाता है, लेकिन अभी भी उसकी बेचैनी, उसका गुस्सा, उसका दुख, उसकी तकलीफ कम नहीं हुई थी। लगभग 2 बोतल शराब पी ली थी उसने, और ऐसे ही नशे की हालत में वो घर से बाहर निकल गया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया। ऊपर कमरे में कल्पना जो चाहती थी वो उसे मिल गया था। वो बेहद खुश थी, इतनी खुश कि उसने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया और इसी वक्त अपना सामान पैक किया जो वो अपने घर से लाई थी। वरदान की किसी भी चीज़ को नहीं छुआ उसने, और वो इसी वक्त वरदान का घर छोड़कर चली गई। वरदान कहाँ गया कहाँ नहीं, इस चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। कहीं दूर पर एक आध ऑटो रिक्शा खड़ा था, तो उसे इतनी मुश्किल नहीं हुई अपने घर जाने में। उसने ऑटो लिया और सीधा अपने घर चली गई। वो कितनी खुश थी इस रिश्ते से आज़ादी पाकर, यह तो उसका चेहरा ही बता रहा था। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाती है। वो रिक्शे से उतरती है, ऑटो वाले को पैसे देती है, फिर अपने घर की तरफ देखती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी रात में उसके घर की लाइट जल रही थी। कमाल है, अभी तक माँ पापा सोए नहीं क्या? वो खुद से सवाल करते हुए आगे बढ़ती है और अपने घर की डोरबेल बजाती है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती हैं और इतनी रात को कल्पना को वहाँ देखकर वो भी अपने सामान के साथ वो हैरान रह जाती हैं। इतनी हैरान कि दरवाजे से ही उसे सवाल करना शुरू कर देती हैं। कल्पना तू यहाँ, वो भी इतनी रात को, वो भी अकेले, और वो भी ऐसे ये सामान, ये सब। कल्पना बीच में ही, मम्मी सारे सवाल क्या यहीं पूछ लोगी? अंदर तो आने दो। वो अंदर आती है तो उसे अपने पापा सोफे पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो कि कुछ चिंतित लग रहे थे। कल्पना को वहाँ देखकर वो भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और वो भी उससे वही सवाल करते हैं जो उसकी माँ ने पूछे थे। कल्पना अपना सामान एक तरफ रखती है और आराम से सोफे पर बैठते हुए, मैं वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए, उस इंसान से सारे रिश्ते ख़त्म करके, सब कुछ ख़त्म करके। यह सुनते ही उसके मम्मी पापा हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसकी माँ जल्दी से उसके पास जाकर, ये तू क्या कह रही है कल्पना, और तूने क्यों किया ऐसा? कल्पना गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हुए, आपको क्या हो गया है मम्मी? आप मुझसे ऐसा कैसे पूछ सकती हैं? आपको नहीं पता कि उसने क्या किया था हमारे साथ? जबरदस्ती शादी की थी मुझसे, और जबरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस शादी को नहीं मानती, उस इंसान को अपना कुछ नहीं मानती, तो आज मैं सब खत्म करके आ गई। और डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। उसने ही मुझे कहा है अपने घर से जाने के लिए। लेकिन बेटा, कल्पना एकदम से, आप दोनों को क्या हो गया है? आप दोनों को तो खुश होना चाहिए, और आप दोनों मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। आपको याद नहीं क्या उसने क्या किया था हमारे साथ? मुझे मजबूर किया था, मम्मी पापा की कितनी बदनामी करवानी चाहिए उसने। उसकी वजह से पापा मरते मरते, बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी उसके पापा एकदम से, नहीं, उसकी वजह से नहीं, उसने ये सब नहीं किया था, वो एकदम से बोलती हैं। यह सुन कल्पना हैरानी से उनकी तरफ देखती है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? वो और भी हैरानी से बोलती है। अनिल एक गहरी सांस लेकर, मैं सच कह रहा हूँ बेटा, मुझे भी ये सब आज ही पता चला। कल्पना अभी भी हैरानी से अपने पापा की तरफ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से उसके पापा क्या कहने लगे, क्योंकि अब तक तो सबको यही पता था कि यह सब वरदान ने किया है। यहाँ तक कि उसके पापा खुद ये सब बोल रहे थे, और अब वही कह रहे हैं कि नहीं, इन सब में वरदान का कोई हाथ नहीं है। एक धक्का लगा कल्पना को यह सुनकर। वो एकदम से, वरदान नहीं तो फिर कौन पापा? अनिल ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे सारा सच बताते हुए, तुम्हारी चाची लता। यह सुन कल्पना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वो और भी ज्यादा हैरानी से, क्या चाची? पर क्यों? अनिल थोड़े गुस्से से, वो हम लोगों से जल्दी है ये तो मैं जानता था, लेकिन इस हद तक जलती है ये मुझे नहीं पता था। उसी ने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी, और उसे कुछ पैसे भी दिए थे ताकि मेरा नाम खराब हो सके। सालों से मैंने जो इज्जत कमाई है वो मिट्टी में मिल जाए।
यहाँ तक कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। मुझे भी कभी पता नहीं चलता अगर यह सब अपने कानों से नहीं सुनता तो। आज जब सुबह मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे एकदम से याद आया कि कल अपना मैं एक ज़रूरी पेपर प्रिंसिपल ऑफिस में ही भूल आया हूँ। तो मैं अपनी क्लास में जाने के बजाय सीधा प्रिंसिपल ऑफिस चला गया। लेकिन अंदर से ही आ रही आवाज़ें सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। अंदर लता और प्रिंसिपल जी में बहस चालू थी और दोनों इस बात पर झगड़ रहे थे कि एक दूसरे की लापरवाही की वजह से वो फंसते फंसते बचे हैं। लता गुस्से से, मैंने आप पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती कर दी। एक तो मैंने पैसे भी खर्च किए, ऊपर से मेरा काम भी नहीं हुआ। जेठ जी तो अभी भी स्कूल में बिंदास घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनकी बदनामी होने की बजाय यहाँ तो उनका मान सम्मान होने की तैयारी चल रही है। अब मैं क्या करता बहन जी। वो वरदान ओबराय ने आकर सारा मामला खराब कर दिया। शुक्र कीजिए कि उसने हम दोनों को जेल नहीं भेजा, वरना आप और मैं दोनों जेल में होते। सबसे बड़ी गलती है जो मैं लालच में आ गया और मैंने आपकी बातें मान ली और अपने एक ईमानदार टीचर के साथ ये सब कर दिया। हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, यहाँ आना बंद कीजिए। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है। एक बार लालच में अंधा होकर मैं देख चुका हूँ कि कितना खतरनाक है ये सब। एक बार तो वरदान ओबराय हमें छोड़ चुका है, लेकिन दोबारा अगर हमने अनिल जी के साथ कुछ भी गलत किया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। आपको उन लोगों के साथ जो करना है वो मेरे स्कूल से बाहर निकल कर कीजिए। मुझे इन सब में शामिल मत कीजिए। लता एकदम से, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो वापस करो। लता उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है। प्रिंसिपल को उससे पीछा छुड़ाना था तो वो झट से उसके दिए हुए पैसे वापस उसको देते हुए, ये रहे आपके पैसे, अब यहाँ से चली जाओ। इससे पहले कि कोई आपको यहाँ देखे और दोबारा से मुझ पर सवाल उठे। जैसे जैसे मैं बाहर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, वैसे वैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा कर रहे थे और वो पराया लड़का जो सब जानते हुए भी चुप था। हम सब उसे गलत समझ रहे थे, उसे कोस रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे और वो फिर भी नहीं बोल रहा था। उसकी गलती यह थी कि उसने इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुमसे ज़रूर शादी कर ली, लेकिन उसने मुझे मौत के मुंह में नहीं पहुंचाया। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली तुम्हारी चाची है। उल्टा वरदान ने तो मेरी जान बचाई है। हम किसी को खबर तक नहीं लगी और उसने सारा मामला सुलझा दिया और खुद वो उसकी नज़रों में बुरा बनता रहा। वो तो आज मैंने सच्चाई सुन ली तो मुझे पता चला, वरना हम तो पूरी ज़िंदगी उसे गलत समझते रहते। और आज मैं कहता हूँ कि अच्छा हुआ वरदान ने तुमसे शादी कर ली, वरना तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ भी पता नहीं क्या करती। अब तुम वरदान की पत्नी हो और वो तुम्हारे साथ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगी। जैसे जैसे कल्पना के सामने सारी सच्चाई आ रही थी, वैसे वैसे उसे झटके पर झटके मिल रहे थे और उसके बाद उसे वरदान के साथ किया अपना व्यवहार याद आता है। वो सब याद आते ही उसे अजीब लगता है कि जिन सब की वजह से वो वरदान से नफरत कर रही थी, असल में वो उस नफरत के लायक है ही नहीं। उस नफरत के लायक कोई है तो वो उसकी चाची है। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी चाची ऐसा कर सकती हैं और वरदान उसके रिश्ते समेट सकता है और खुद उसकी नज़रों में इतना बुरा बन सकता है। वो चाहता था तो 1 मिनट में बता देता सब, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि रिश्तों की अहमियत जानता था वो। परिवार क्या होता है यह समझता था वो। हालांकि अपने तरीके से उसने सारी इंक्वायरी कर ली थी। तब उसे पता चला कि कल्पना की बस चाची बेईमान है, उसके चाचा भी अच्छे हैं और उसकी बेटी पूर्वी भी बहुत अच्छी है। लता पर उसकी पूरी नज़र थी। एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था वो कल्पना को और उसके परिवार को। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ वरदान जो नशे की हालत में घर से निकल गया था और गाड़ी चला रहा था, अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, बल्कि बढ़ता जा रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी उसकी। जिंदगी में पहली बार वो अपनी माँ की मौत पर इतना रोया था और आज दूसरी बार वो रो रहा था क्योंकि बीते इन दिनों में कल्पना ने जब जब उसकी हेल्प की, जब जब उसकी केयर की, तो कुछ इस तरीके से की जैसे उसकी माँ करती थी। बेशक गुस्से से ही सही, लेकिन वो उसके साथ जुड़ने लगा था। लेकिन आज वो रिश्ता भी उससे छूट गया था। छूटा तो छूटा, लेकिन कल्पना ने जो कुसुम के बारे में यह सब कहा, उसके बाद तो उसका दिल पूरा नफरत से भर गया था कल्पना के लिए। उसे खुद पर भी तरस आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता नहीं टिकता। जो भी आता है
उसके साथ ऐसा ही क्यों करता है? जिसे वो दिल से अपना मानता है, वो उससे दूर क्यों हो जाता है? यही सब सोचते सोचते वो गाड़ी चला रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उधर कल्पना अभी भी अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अभी कुछ देर पहले वो कितना सुनाकर आई है वरदान को, यह कहकर आई है कि वो जिंदगी में कभी उसकी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहती। और अब कैसे उससे माफ़ी मांगे, कैसे उसके पास जाए, कैसे उससे बात करे? और क्या वरदान सुनेगा उसकी बात? नहीं, वो कभी नहीं सुनेगा। वो अभी यह सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो नंबर देखती है तो कोई अनजान नंबर था। इतनी रात को कौन फ़ोन कर सकता है? वो मन ही मन बोलती है और फिर फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगाती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सामने से आवाज़ आती है। आप मिसेज कल्पना वरदान ओबराय बात कर रही हैं? जी, मैं बोल रही हूँ। आप कौन? मैडम देखिए, आप अभी के अभी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। आपके हस्बैंड का मेजर एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही कल्पना के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है। एक धक्का लगता है उसको यह खबर सुनकर, और पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से दो आंसू बहकर उसके गालों तक आ जाते हैं। उसकी मम्मी तुरंत उसके पास जाकर उसको संभालते हुए, क्या हुआ कल्पना? तू रो क्यों रही है? और इतनी रात को किसका फ़ोन था? पर कल्पना को कोई होश नहीं था। उसके कान में अभी भी वो शब्द घूम रहे थे। आप प्लीज़ जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। आपके हस्बैंड का मेजर एक्सीडेंट हो गया है। अगले ही पल उसे अपने कहे शब्द याद आ जाते हैं जो वो वरदान से कहकर आई थी कि आज़ादी चाहती हूँ मैं इस रिश्ते से, आज़ादी चाहती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी इस मनहूस शक्ल से जो मुझे ना चाहते हुए भी हर रोज़ देखनी पड़ती है। कितना गलत बोलकर आई वो वरदान को, कितना गलत, ये अब उसे एहसास हो रहा था। उसकी माँ उसको दोनों कंधों से पकड़कर एकदम से, कल्पना कुछ बताएगी भी कि क्या हुआ है? कल्पना उसकी तरफ देखती है और वो, माँ, हॉस्पिटल, वरदान, एक्सीडेंट। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हो गया है, और ना ही उसकी आवाज़ निकल रही थी। वो एकदम से बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। उसके मम्मी पापा जल्दी से उसके पीछे जाते हैं और उसको संभालते हैं। कल्पना की बातों से वो समझ गए थे कि क्या हुआ है। वो कल्पना को पूरी तरह होश में लाते हैं और उससे पूरी बात पूछते हैं। तब जाकर वो उन्हें बताती है कि सिटी हॉस्पिटल जाना है जल्दी। वो तीनों बिना देर किए फटाफट से हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। तब तक ये खबर विनोद और रंजना के पास भी पहुंच गई थी कि उनके बेटे वरदान का एक्सीडेंट हो गया है और वो मौत के मुंह में है। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रंजना तो अपना दिल थामे वहीं बैठ गई थी। बेशक वरदान उससे दूर था, लेकिन ठीक ठाक तो था। उसे दिखाई तो देता था, इस बात की तसल्ली थी उसे। लेकिन अब यह खबर सुनकर उसकी मानो जान ही निकल गई हो। वो दोनों भी तुरंत अस्पताल के लिए भागते हैं। कुछ ही देर में कल्पना भागी भागी अंदर जाती है। उसके पेरेंट्स उसके पीछे ही थे। कल्पना भी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। लगभग हर कोई उसे जान गया था। जिन पुलिस वालों ने उसे फ़ोन किया था वो उसे देखते ही पहचान गए थे कि यही है मिसेज वरदान ओबराय। कल्पना भी सीधा उन्हीं के पास जाती है, लेकिन भागने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी और उसको बहुत रोना भी आ रहा था। पुलिस वाले उसकी हालत बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। क्या हुआ उनको? कहाँ है वो? बड़ी मुश्किल से बस इतना ही निकलता है उसके मुंह से। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि एक्सीडेंट बहुत भयानक था। ऊपर से वरदान ने ड्रिंक की हुई थी, और वो भी बहुत ज़्यादा। और वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और एकदम से उसकी गाड़ी एक ट्रक के नीचे आ गई। यहाँ तक कि वरदान की गाड़ी को काट कर उसे बाहर निकाला गया है। हर सोच सकता था कि वरदान की कंडीशन क्या होगी। उसका बचना बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रन्ना और विनोद जो वहां पहुंच गए थे और उन्होंने यह बात सुन ली थी। विनोद तो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया था और रन्ना एकदम से चिल्ला पड़ती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। यह सुनते ही कल्पना भी धम से वहीं बैठ गई थी। उसे नहीं पता था कि गुस्से में कई उसकी एक बात की भगवान उसको इतनी बड़ी सजा देंगे। बस कल्पना के माता पिता थे जो किसी तरह उन सबको संभाल रहे थे। ऑपरेशन अभी भी चल रहा था और सबकी सांसें अटकी हुई थी। यह सोच सोच कर कि क्या होगा क्या नहीं।
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। सब लोग बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं। डॉक्टर अपने हाथों के ग्लव्स उतारते हुए, देखिए हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया, और उनका एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ है। उनके सर पर चोट आई है, हाथ की हड्डी टूट गई है, पैर की हड्डी टूट गई है। आप सब सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त उनकी कंडीशन क्या है। हम ऑपरेशन कर चुके हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, पर खून बहुत बह चुका है। हम कुछ नहीं कर सकते, अब सब भगवान के भरोसे है। अगर 48 घंटों तक उनको होश आ गया तो ठीक, वरना आप हमेशा के लिए उनको खो देंगे। यह सुनते ही रंजना भाई बेहोश होकर गिर जाती है और कल्पना के पैरों पर जमीन खिसक जाती है। ये तो नहीं चाहा था उसने, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। जो होना था वो हो चुका था। जो उसने गुस्से में कहना था वो कह चुकी थी। इसलिए कहते हैं कि इंसान को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। गुस्से में कही हुई हमारी एक बात किसी इंसान के जीवन पर इतना असर डाल सकती है, इसका एहसास कल्पना को इस वक्त हो रहा था। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से रंजना को संभालते हैं, लेकिन वो संभाले नहीं, संभल रही थी। सबके लिए एक एक पल काटना भारी हो रहा था, और फिर 48 घंटे तो बहुत लंबे थे, लेकिन वक्त तो काटना ही था। हर कोई मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वरदान की जिंदगी बच जाए, उसे कुछ ना हो। यहाँ तक कि कल्पना भी। 48 घंटे में से 12 घंटे बीत गए थे, पर लेकिन वरदान की सेहत में कोई सुधार नहीं आता। डॉक्टर हर एक घंटे के बाद जाकर उसको चेक कर रहे थे कि शायद उसकी सेहत में कोई सुधार हुआ हो, लेकिन हर बार निराशा ही उनके हाथ लग रही थी। जरा सी मूवमेंट नहीं कर रहा था वरदान, जैसे वो जिंदगी से थक गया हो, जैसे वो जीना ही नहीं चाहता हो, जैसे समा जाना चाहता हो अपनी माँ की गोद में जाकर, और आराम करना चाहता हो, जो उसने बरसों से नहीं किया। रो रो कर रंजना और विनोद की बुरी हालत हो गई थी। कल्पना बेशक रो नहीं रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, अपने आप को कोस रही थी। 48 घंटे पूरे होने को आ गए थे, लेकिन वरदान को होश नहीं आया था, और इस बीच कोई एक पल के लिए भी अस्पताल से हिला नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कल्पना की बेचैनी बढ़ रही थी। वो मन ही मन बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज भगवान, मेरे गुस्से में कही हुई एक बात की वरदान को सजा मत देना। जब से उसे ये पता चला था कि वरदान ने तो उसके पापा की जान बचाई है, उसका मान सम्मान बचाया है, असली गुनहगार उसकी चाची है, तब से तो अपनी नज़रों में गिर गई थी कि आज तक वो वरदान को गलत समझती रही, उसे जलील करती रही, जबकि गलत उसकी चाची है। जितना उसने वरदान को सुनाया है, जितना उसे जलील किया है, क्या अपनी चाची को कर पाएगी? शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिश्ता आड़े आ जाएगा। क्या कुछ नहीं कह दिया उसने वरदान को गलत समझकर, और जब उसे असलियत पता चली, जब उससे माफ़ी मांगने का वक्त आया, तो वरदान ने अपनी ज़िंदगी से ही मुंह मोड़ लिया। नहीं भगवान, ऐसा मत होने देना। वो वहीं बैठे भगवान से प्रार्थना कर रही थी, और डॉक्टर अंदर वरदान को चेक कर रहे थे। 48 घंटे कब के हो चुके थे, लेकिन ना तो वरदान को होश आ रहा था और ना उसकी जान निकल रही थी। पता नहीं किस चीज़ में अटका हुआ था वो। सब लोग बड़ी उम्मीद से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर बाहर आएंगे और सबको ये कहेंगे कि वरदान को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं, वरदान ने तो शायद इस दुनिया से जाने की तैयारी कर ली थी। एकदम से उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। ऑक्सीजन मास्क लगे होने के बावजूद भी उसको सांस नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर हिलने लगा था। वो आईसीयू में था, और कांच के दरवाजे में से सब लोग उसे देख रहे थे और रो रहे थे, यहाँ तक कि कल्पना भी। वरदान की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टर उसके हाथ पैर रब करने की कोशिश कर रहे थे, उसको शॉक दे रहे थे कि किसी भी तरीके से वरदान की धीमी चलती धड़कन को तेज किया जाए, लेकिन सब बेकार। एकदम से वरदान का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है, और उसका हाथ डॉक्टर के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।